गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या समाचार, क्या तबीयत पानी? बोलो बच्चों। सब मस्त, सब एकदम टकाटक। देखो सुमित अवस्थी बोलता है फॉग चल रहा है। अरे फॉग खत्म हो गया। बहुत महीनों से अब चल रहा है सिर्फ और सिर्फ कोरोना। अगर तुमने फॉग कहा तो कोरोना बुरा मान जाएगा, है ना? और फिर कोरोना के कहर से तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए अभी चल रहा है कोरोना। एक बच्चा बहुत बोल रहा है बहुत खुश लग रहे हैं आप। मैं कब दुखी होता हूँ बताओ? कभी कभार तुम लोग दुखी कर देते हो मुझे, लेकिन दुखी रहता नहीं मैं। चलो बच्चा, पढ़ाई किया जाए। एक बच्चा लिख रहा है आईपैड पढ़ेंगे। आईपैड तो है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास सैमसंग टैब है। सैमसंग टैब पढ़ा सकता हूँ मैं, आईपैड नहीं मेरे पास, है ना? मेरे को एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं। आई डोंट लाइक प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, है ना? मुझे सिर्फ मैंगो अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक एप्पल। मी टू सर। गुड। अरे एप्पल में यार इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। अरे हद है यार, पैसे मैं दूंगा और रेस्ट्रिक्शन कोई और लगाएगा, है ना? तो बेकार है, एक्सपेंसिव तो है ही। एक्सपेंसिव तो है ही, इसलिए भी अच्छा लगता नहीं। एक्सपेंसिव है इसलिए भी अच्छा लगता नहीं मुझे। चलो पढ़ाई करे बच्चा। तो देखो, हम लोग बेटा मॉडर्न में डी वोल्दी वगैरह पढ़ चुके थे बेटा। अब आते हैं मॉडर्न की नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना बेटा? मॉडर्न का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो बच्चा, ये हमारा है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है बच्चा, एटॉमिक फिजिक्स। ध्यान रखना, ये एटॉमिक फिजिक्स है ना? एटॉमिक केमिस्ट्री नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वाला है, लेकिन उतना वास्ट में नहीं जाना है बेटा हम लोग को। हमें बस बोर मॉडल ऑफ एटम तक ही पढ़ना है। ठीक है बच्चा? तो देख बेटा, बोर के मॉडल के पहले बहुत सारे मॉडल हैं। जैसे कि कौन कौन से मॉडल थे बेटा? थॉमसन मॉडल, और क्या था बेटा बोल? और क्या था? और बोलो। रदरफोर्ड मॉडल, है ना बेटा? और भी कुछ मॉडल थे, बोलो। डाल्टन्स मॉडल, सही बोला। कौन सा था वो? थॉमसन रदरफोर्ड के बीच में या उससे ऊपर या नीचे? डाल्टन का कौन सा मॉडल था? ऊपर। अच्छा ठीक, ऊपर डाल्टन्स मॉडल, है ना बेटा? ये सारे मॉडल थे बेटा, है ना? ठीक है, ये सारे हमारे मॉडल थे अलग अलग, है ना? लेकिन हमें बात करनी है किसकी? मेनली बात करनी है बच्चा हमें बोर मॉडल की, है ना बेटा? हमें मेन बात करनी है किसकी? बोर्स मॉडल ऑफ एटम की, है ना? बोर्स मॉडल ऑफ एटम में ही फिजिक्स का अच्छा इस्तेमाल है बेटा, तो इसी की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा? तो बताओ, बोर मॉडल के एटम में सबसे पहली बात क्या कहोगे? रदरफोर्ड मॉडल्स की बहुत सारी बातें एक्सेप्ट की गई, है ना बच्चा? तो क्या कहेगा बेटा? रदरफोर्ड रदरफोर्ड्स बेसिक मॉडल इज एक्सेप्टेड। बोल बच्चा, है ना? रदरफोर्ड का बेसिक मॉडल एक्सेप्ट किया गया। क्या बेसिक मॉडल? इसमें हमारा यही कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा, है ना बेटा? और इलेक्ट्रॉन इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में चारों तरफ घूमेंगे बेटा। ठीक है ना? और रदरफोर्ड मॉडल के बाद उसने क्या किया? इसमें कुछ एजम्पशंस को ऐड किया। ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशन ऐड किया। एजम्पशंस एडेड, है ना बेटा? लेटर ऑन
which became Bohr's postulates, है ना बेटा। बाद में क्या बने ये, बोर्स के सिद्धांत बन गए, है ना बेटा। तो बोलो बेटा, बोर्स के पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, बताओ कोई, किसके बारे में बताया था बोर्ड ने, बोलो बच्चा। बोर के पोस्टुलेट में सबसे पहली बात कौन सी हुई थी, बोलो बोलो, स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की गई थी, है ना बेटा। स्टेबल ऑर्बिट की बात की गई थी, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की गई थी, है ना बेटा। स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना बेटा। क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड, है ना बेटा, एनीवेयर, कैन नॉट बी फाउंड एट रैंडम साइज्ड ऑर्बिट। कहता है बेटा इलेक्ट्रॉन जो है हर कोई रैंडम ऑर्बिट में नहीं पाया जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। ठीक, क्या क्या कहा गया होगा, इट हैज सम स्पेशल ऑर्बिट्स ओनली in which electrons can be found, है ना बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ठीक है। these orbits are called stationary orbits, है ना बेटा। इसे क्या कहा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, ठीक है बेटा, है ना। इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। और क्या कहा गया, ये स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या खास बात है भैया, तो कहोगे इस स्टेशनरी ऑर्बिट्स में खास बात क्या है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स, है ना बेटा। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, तो डू नॉट इमिट रेडिएशन, है ना बेटा। इस ऑर्बिट में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है बच्चा, लिख लो। लिख लो बच्चा, इतने सारे हैंड रेज, बोलो भाई ओम बाबा। सर वो मेरे को मतलब पिछले चैप्टर का डाउट था ईएमआई का, मतलब ईएमआई का, तो मैं लेक्चर के एंड में पूछ लूंगा, वो फिर लेक्चर चालू हो गया तो डिस्कशन के टाइम। ठीक, ओके ओके। नमन, सत्य प्रकाश, सर बोले तो एक बार सर आप चेक कीजिए मोबाइल पे सर, तो मेरा तो बहुत ज्यादा सर ब्लर आ रहा है। मेरा तो बिल्कुल सही आ रहा है, मैं भी टैप टैप में कर रखा हूं, एकदम सही आ रहा है मेरा। सुमित, सर एक लाइन है एचसीवी की, उसका सर मतलब समझा दीजिए, मैं पढ़ूंगा, आप बता देना सर। पढ़ो। If we use a low intensity source, it may take hours before an electron acquires this much energy from the light. हाँ, ये सर तो क्या वेव होगा नेचर में हुआ मतलब? बच्चा। ये कहता है बेटा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो, है ना, तो यस लाइट की सर। इंटेंसिटी कम हो मतलब बेटा एनर्जी आने का रेट बहुत कम है ना। और एनर्जी आने का रेट बहुत कम है, बात सुन रहे हो। यस सर। तो फिर इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी जमा होने में बहुत समय लगेगा, इट विल टेक आवर्स। तो सर ये वेव नेचर अगर लाइट में वेव नेचर होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। यस सर, नहीं होता ऐसा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका सपोर्ट करता है, क्वांटम नेचर का कि वेव नेचर का, क्वांटम नेचर। समझ गए। यस सर।
संकेत, एक बच्चा लिखा यही मोनू चौहान है। सर हाँ, मोनू स्क्रीन चौहान, सर इसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लर आ रहा है सही सर। है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाजी लगा सकता हूँ तुमसे। नेटवर्क तुम्हारा कमजोर है, चेक करो बच्चा। ठीक है सर। मोनू चौहान कौन है भाई? अब तक कोई नाम दिखा नहीं मुझे ऐसा। रितिका बोलो। सब ब्लर आ रहा है सच में। नहीं आ रहा है ब्लड बच्चा, तुमको दिखाऊं, स्क्रीन से करके दिखाऊं? सर आ रहा है आपका ही नेटवर्क। अरे बदमाश, अगर सर मेरा आपके नेटवर्क साइड कमजोर से होगा। नेटवर्क खराब है क्योंकि उस पर दिखा रहा है। चल मैंने मान लिया तेरी बात, ठीक। अब मुझे बताओ, हाँ अब जाके ब्लड हुआ हल्का सा, अब हल्का सा ब्लड हुआ अभी इस समय, तुम बोली उसके बाद अब ब्लड हुआ है तुरंत। मेरे पे तो बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। अब यस देख सर, बच्चा, अभी पहले अच्छा था स्क्रीन। हाँ पहले सही था। मेरे नेटवर्क पे दो बात चल रही है, तो कंप्यूटर चल रहा है और एक टैब भी चल, दोनों चल रहा है। तो मुझे टैब पे सही दिख रहा था बिल्कुल, इसका मतलब सोच मेरे नेटवर्क पे डबल लोड है, स्टिल सही दिख रहा था। अभी ब्लड हुआ, तेरे बोलने के बाद से गड़बड़ हुआ है। क्यों बोली तू रे? हाँ, तेरे बोले से नजर लग गई, अभी तक बढ़िया आ रहा था। राज बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। अब साफ हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है। सर सर ब्लर आ रहा है। क्या टैब पे पढ़ा दूं? यस सर पढ़ा दीजिए सर, ब्लर आ रहा है बोलो बहुत बाकी बच्चे, बोलो भाई बाकी बच्चे क्या है? अब देखो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो 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 नो, दो चार बच्चे लिख रहे हैं यस यस यस। यस सर, पढ़ा दो। पढ़ा दो सर। चलो टैब पे ही कर लेते हैं फिर, ये नोट कर लो इतना कम से कम, ये नोट कर लो, फिर टैब पे आ जाते हैं वापस। अब देखो बहुत से बच्चे लिख रहे हैं नो 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 नो, अब मैं किसकी बात मानूं? यासी तू बोल बच्चा, क्या पूछना है तेरे को? सर मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बहुत छूट गया है, तो एटॉमिक फिजिक्स पहले कवर कर लूं, बाद में उसको करूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हम्म। कुणाल, हेलो। हाँ बोलो। वो सर आपने कल क्लास में बताया था ना कि लाइट जो डुअल नेचर शो करता है ऑब्जेक्ट्स आएगा, सर हाँ जब बच्चा, ये, तो सर इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल और वेव है वो मतलब अलग अलग, आप अलग अलग मतलब अलग अलग नहीं रह सकते, मतलब जहाँ पे पार्टिकल होगा वहीं वहाँ पे वेव भी बनेगी। मतलब पार्टिकल अपना अलग नहीं खुद मूवमेंट कर सकता, वेव भी अपना अलग नहीं कर सकती, दोनों एक साथ ही करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टिकल दोनों नेचर शो कर सकता है, यस ये कहने का मतलब है डिबोगली का। यस सर। ओके सयान, हेलो सर। बोलो। सर मुझे लाइट का मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, वो बता देंगे? फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट तुम बात करते हो वेव नेचर का, ठीक है सयान, सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा। हाँ, तो अगर लाइट वेव नेचर है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, समझ गए? यस सर। और अगर लाइट फ्रीक्वेंसी, अगर पार्टिकल नेचर है ना बेटा, लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो लाइट में फिर ऐसी कोई बात नहीं है, बात समझा? लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंडिपेंडेंट है। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अगर लाइट पार्टिकल है तो फोटोन का एनर्जी हुआ बेटा ई बराबर एच एफ, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ना बेटा। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब हुआ एक सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, बात समझे? यस सर। ऋषभ, आप सर एक बार स्टेटमेंट सर पूरा पढ़ दीजिए सर, पूरा ब्लर आ रहे हैं। अभी तो एकदम परफेक्ट हो गया स्क्रीन बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है ये? चलो पढ़ता हूँ फिर भी। पोस्टुलेट बहुत 1 देर लिखा है से बेटा, सर, इलेक्ट्रॉन्स, शुरुआत से ही मैं ऐसा पढ़ है। रहा हूँ सुनो।
मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड एट रैंडम साइज्ड ऑर्बिट्स, इट हैज सम स्पेशल ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। कुछ स्पेशल ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। These orbits are called stationary orbits। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन these orbits do not emit radiation, वो रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, लेकिन सिंपल क्लियर दिख रहा है मुझे बेटा। तुम लोग कैसे दिक्कत हो रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। देख बच्चा, अब देखा जाए सेकेंड पोस्टुलेट। बोलो बेटा सेकेंड पोस्टुलेट कौन सा इसका है इंपॉर्टेंट, बताओ। बोर्ड का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, बताओ। अच्छा, इसी में पोस्टुलेट 1 में ही कुछ पॉइंट्स ऐड करें बेटा। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं इसमें, और क्या ऐड करेंगे बताओ, क्या कहेंगे बच्चा इसमें। Each stationary orbit है ना बेटा, हर स्टेशनरी ऑर्बिट में है ना, हैज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हैज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विथ इट। समझा बच्चा, हर ऑर्बिट में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जुड़ा है, सबके ऑर्बिट के साथ एक संख्या जुड़ी है ना बेटा। और ये संख्या कहां से काउंट हुआ बेटा, तो कहेंगे काउंटेड फ्रॉम न्यूक्लियस साइड, न्यूक्लियस के तरफ से काउंट करना है। ठीक है बच्चा, न्यूक्लियस के तरफ से काउंट करना है। न्यूक्लियस के सामने जो फर्स्ट ऑर्बिट आया है ना बेटा, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, उसके सेकंड हो जाएगा 2, थर्ड हो जाएगा 3, फोर्थ हो जाएगा 4। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देख बच्चा, अब मैं बताऊं पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिख रहा हूं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, है ना बेटा, बोर्स के क्वांटाइजेशन रूल, है ना बेटा। ठीक है, बोर्स का क्वांटाइजेशन का रूल क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, है ना बेटा, एटम का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम in stationary orbit is quantized। ठीक है बेटा, कोई बताओ क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोलो बच्चा, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। अनचार्ज लिख रहा है, एक लिख रहा है अनचार्ज, एक लिख रहा है इंटीग्रल मल्टीपल। बिल्कुल सही बस बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ज्यादा सही बोल रहे हो तुम। एक बार कैमरा साफ करता हूँ, शायद कुछ बेटर दिखे तुमको इससे। बिल्कुल सही, सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक मिनिमम वैल्यू होगी बेटा, उस मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में अवेलेबल होना ही बोलते हैं क्वांटाइज, है ना बेटा। जैसे कि मान लो आजकल के युग में, आज के जमाने में जो इंडिया में पैसा चल रहा है बेटा, वो 1 रुपए से कम का लेन देन नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे, आज के युग में जो पैसों का लेन देन है बेटा, ये पैसों का लेन देन क्वांटाइज्ड है। 1 रुपया क्या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है बेटा, है ना। तो वही कहता है बेटा क्या हमारा ये बोर्स रूल, क्या कहता है बोर्स रूल, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम जो हमारा है बेटा, ये क्वांटाइज्ड है।
ठीक है, बात समझे? वीडियो ब्लर है। स्क्रीन शेयर के पढ़ के करके पढ़ो बेटा अब। सर बोर्ड की फोटो खींच के स्क्रीन शेयर पे दिखा दो। क्या फायदा? इसको खराब दिख रहा है नेटवर्क पुअर की वजह से या किसी भी कारणों से, उसको तो खराब ही दिखेगा बेटा। देख बच्चा, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा पोस्टुलेट्स 2 की, है ना बेटा? पोस्टुलेट 2 की बात हो रही थी, ठीक है बेटा? तो देख बच्चा, पोस्टुलेट 2 की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? कहेंगे बच्चा बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है बच्चा, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है? ये कहता है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। अभी आ रहा है फोटो? देखो बच्चा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है बच्चा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ठीक है। और देख बेटा, कहता है एंड मिनिमम क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज h/2 पाई। ठीक है बच्चा, मिनिमम क्वांटा हमारा कितना है? h/2 पाई है बच्चा। ठीक है, तो देख मिनिमम क्वांटा अगर h/2 पाई है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ h/2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2 पाई, है ना बेटा? तो किसी nth ऑर्बिट में अगर होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चा? NH/2 पाई। NH/2 पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना? ये तो हमारा हुआ बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट्स और बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स। ठीक है बेटा, लेकिन बोर्स के पोस्टुलेट्स के अलावे हमें कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, सम अदर फैक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखवाया मैंने। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any stationary orbit is 2n²। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो अधिक से अधिक संख्या है बच्चा, वो कितना हो सकता है? 2n² हो सकता है। जो n हमारा क्या है? n है बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, और अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको बेटा। अबे बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि इंडक्टर और बल्ब में कोई आपस रिलेशन है? फिर से बोलना। इंडक्टर और बल्ब में कोई आपस में रिलेशन है कोई भी? इंडक्टर और बल्ब में कोई रिलेशन, ये पूछना चाह रहे हो ना? नहीं बेटा, बल्ब को सिंपल हम रेजिस्टेंस ही मानते हैं बेटा, है ना, लेकिन ट्यूबलाइट वगैरह जो कहते हो ना उसमें कह सकते हो इंडक्टर है। ट्यूबलाइट के चोक कॉइल में इंडक्टर होता है बच्चा। हाँ है, पढ़ा थे सर, पढ़ा। अमन क्या सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इज स्टेशनरी इन ऑर्बिट। इन स्टेशनरी ऑर्बिट। एटम है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ हमेशा एटम ही बोलोगे, है ना। ये बात और है कि हम न्यूक्लियस को रेस्ट में मानते हैं ना अभी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम मतलब इलेक्ट्रॉन का और प्लस न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चा। हाँ जा माइकॉन की चिल्लाते हैं। पढ़ा थे हमने लिखे, पढ़ा था ही। देख बच्चा, तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे देख बच्चा, अब देखो ध्यान से, क्या तुम लोग का मैसेज देख के, तुम लोग की बात सुन के, नॉइज सुन के डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं बेटा, फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। पहले जब से बात कर लेता हूं क्या बोलना चाहते हैं लोग, नहीं तो फिर इनको समझ में नहीं आएगा। आदित्य बोलो बेटा, बात करो और म्यूट कर लो फिर अपने आप को तुरंत, है ना। बोलो आदित्य। सर आपने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन की हाई वेलोसिटी की वजह से वो वेव नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन की हाई वेलोसिटी से नहीं बच्चा, इलेक्ट्रॉन किसी भी वेलोसिटी से शो कर सकता है वेव नेचर, ठीक है। लेकिन वेव की प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड में फेंकना पड़ा, इसको डी ब्रोगली को, ताकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को शो किया जा सके। समझे बात को? यस सर। ऊपर नोट नहीं हुआ। ले भाई नोट कर ले। चलो आगे देखो, दूसरा पॉइंट देख बच्चा, देख बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन is in higher stationary orbit, अगर कोई हायर ऑर्बिट में हो, and moves to lower stationary orbit, अगर हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से अगर ये लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में शिफ्ट होता है, मतलब n ज्यादा हो और n कम में शिफ्ट हो, है ना बेटा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। इसको बोलोगे बच्चा
डी एक्साइटेशन, ठीक है। और कहोगे बेटा ईच ट्रांजिशन in de-excitation, each transition in de-excitation releases photons। समझे बेटा, हर बार जब डी एक्साइटेशन होगा मतलब जब हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा, ठीक है बच्चा, तो हमेशा क्या होगा, उससे फोटोन निकलेगा, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो कहेंगे ऑफ एनर्जी exactly equal to of energy exactly equal to energy difference involved among those orbits, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तुम कहते हो बच्चा ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो चौथे ऑर्बिट में है ना बेटा, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, नीचे के ऑर्बिट में आएगा, तो फोटोन की एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है बच्चा। बिल्कुल उतने ही एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा जितने की उस ट्रांजिशन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं फर्स्ट ऑर्बिट का मैं मान लू एनर्जी -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का मान लिया मैंने -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का मैंने मान लिया -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का मैंने मान लिया -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगर चौथे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आए तो चौथे और तीसरे में एनर्जी का कितना डिफरेंस है बेटा, बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है बेटा। तो अगर चौथे से तीसरे में आएगा तो एक फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है बच्चा। हो सकता है चौथे से ये दूसरे में आ जाए, तो अगर चौथे दूसरे में आएगा बेटा तो फिर से एक ही फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चा। और अगर वो चौथे से पहले में आ जाए तो भी हमारा बेटा एक ही फोटोन निकलेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बात समझे। तो क्या कहोगे बेटा, इसमें कहेंगे बेटा एक ट्रांजिशन, अगर एक ट्रांजिशन लेते हो बेटा, है ना, तो एक ट्रांजिशन से सिर्फ एक फोटोन निकलेगा, है ना, और उस फोटोन की एनर्जी उतनी ही होगी जितनी दोनों एनर्जी के ऑर्बिट में डिफरेंस हो। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब क्या कहेंगे बेटा इसमें कि मल्टीपल ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस, मल्टीपल ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस, ठीक है। इसका मतलब चौथे से पहले में आने के लिए वो चौथे से दूसरे में, दूसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से तीसरे में, तीसरे से पहले में आ सकता है, मतलब वो किसी भी रास्ते को इख्तियार कर सकता है ना। स्टेज वाइज भी उतर सकता है बेटा, डायरेक्ट भी उतर सकता है, ठीक है, समझा। अब मैं कहूं कि इफ देयर इज an atom, there is an atom excited to nth orbit, है ना बेटा। अगर nth ऑर्बिट तक वो एक्साइटेड है, अगर वो nth ऑर्बिट तक एक्साइटेड है ना बेटा, ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं, बोलो। अगर वो nth ऑर्बिट में है तो अधिक से अधिक ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं बेटा, n-1, बोलो, राइट ना, ठीक है, इज इक्वल टू n-1, है ना। और जितने वो ट्रांजिशन कर सकता है बेटा, है ना, उतने फोटोन दे सकता है। इसका मतलब इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ
photons emitted, बोलो बेटा, maximum numbers of photon emitted, right ना? ठीक है बेटा। अब सोचो कि मान लो अगर कहूं मैं ऐसा, if there is a sample of large number of atoms excited to same nth orbit, मान लो वो सेम ऑर्बिट तक एक्साइटेड है, और कितने एटम्स हैं? इनफाइनाइट एटम्स हैं, है ना बेटा? तो इनफाइनाइट एटम्स हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कितने होंगे? इनफाइनाइट्स, है ना? तो क्या कहोगे? लार्ज नंबर ऑफ photons are emitted, large number of photons are emitted, है ना बेटा? ठीक है, out of which number of photons in different energy, number of photons in different energy or different wavelength, है ना बच्चा? is n into n-1/2, समझा बेटा? बात समझा? अब मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे एटम हैं, सारे एटम बराबर लेवल तक एक्साइट किए हुए हैं, है ना बेटा? तो किसी भी एटम में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मान लो अगर सारे एटम 5वें ऑर्बिट तक एक्साइटेड है बेटा, तो ऐसा हो सकता है किसी एक एटम में 5वें से डायरेक्ट पहले में आ जाए, ठीक है? किसी में ऐसा हो सकता है कि 5वें से तीसरे में आए और फिर तीसरे से पहले में आए, ठीक है बेटा? किसी में ऐसा हो सकता है 5वें से चौथे में आए, फिर चौथे से पहले में आए। इसका मतलब बेटा इन 5 ऑर्बिट में किसी भी 2 ऑर्बिट का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या कहेंगे बेटा? nc2, ठीक है? दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1/2, मतलब इतने अलग अलग तरह के फोटोन निकल सकते हैं, ठीक है? लिख लो इसको, यहां से लिखो। अमन बोलो बेटा। सर इसके अंदर आप कह रहे हो कि अपन चौथे से पहले पे, चौथे से दूसरे पे, तो सर उससे अगर सेकंड पे आया और सेकंड से थर्ड, सेकंड से फर्स्ट पे आया, तो उसके अंदर सर ये 2 फोटोन लूज करेगा। बिल्कुल सही बात, 2 फोटोन इमिट करेगा। तो सर अपन कहते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही गेन कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। अभी गेन करने की बात कहाँ हो रही है बेटा? अभी तो इमिट करने की बात हो रही है। सर वो गेन करके तो वहां पहुंचा होगा ना सर? तो पहुंचने की बात अलग होगी, वो अलग सोचो। पहले अभी एनर्जी कहीं से भी गेन कर चुका है, ऊपर जा चुका है, अभी हम सिर्फ नीचे उतरने की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने की बात अलग से करेंगे, ठीक है? सर पर वो बात तो वही तो है ना सर इसमें। भाई मेरे, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना और ऊपर से नीचे उतरना बात एक ही है क्या? किसी बात करते हो तुम? बोलो। अभी हम नीचे उतरने की बात कर रहे हैं सिर्फ, एक्साइट करने की बात बाद में करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है बोलो? नो सर इसमें रोशन। ये सर एटम में इलेक्ट्रॉन का ही एक्साइटमेंट होगा ना सर? और किससे करना चाहते हो बेटा? तो सर एटम एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हुआ। तो एटम एक्साइट होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट करेगा ना सर एटम में से? हाँ, तो एटम के एक्साइट करने का मतलब यही ना हुआ रे कि इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट करेगा, और कौन करेगा एक्साइट बताओ? एटम में और कौन मूव करता है? सर वही एटम एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, वही लिखा। एटम को बोलेंगे एक्साइटेड। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया तो एटम को बोला जाएगा एक्साइटेड एटम। अच्छा, यस सर।
समझ में आ गया। भाई लगता नहीं कि तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ चुका है, ऐसा पूछ रहा है सवाल सब। शुभम सर पता कैसे चलेगा हर ऑर्बिटल का एनर्जी कितना है? वो तो निकालेंगे तो आएगा, है ना। यासी सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे पूछ रही है। नो सर, वो n-1/2 वाला। ठीक, इसमें क्या लिखा है बेटा, इफ देयर इज ए सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मतलब बेटा एटम की संख्याएं कितनी है, इनफाइनाइट, है ना। और सारे एटम का स्टेटस क्या है, सेम। सारे एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर लेवल तक एक्साइटेड है। यस सर। ठीक बच्चा, अब मैंने कहा कि मान लो अगर तुम्हारे पास सारे एटम बराबर लेवल तक एक्साइटेड है, चलो मान लो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट तक एक्साइटेड है। ठीक है बच्चा, तब सोचो 5वें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं। NC2। NC2। यस सर। और समझ में आ गई बात। यस सर, यस। ठीक, ये क्या है, n into n-1/2 NC2 आर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ में इतनी संख्याएं होंगी। ठीक है, सुमित बोलो बेटा। नहीं बोलेगा। देखो बच्चा, अब मैं कहता हूं इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है बेटा, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर वो पहले से कहां पे है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब हाइड्रोजन है तो कहां है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। बोलो बेटा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है ना। एब्जॉर्ब्स एनर्जी, किसी भी तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो कहेंगे इट में एक्साइट टू हायर ऑर्बिट। समझा, तो क्या होगा, वो हायर ऑर्बिट पे एक्साइट हो सकता है। ठीक है बच्चा, हायर ऑर्बिट पे एक्साइट हो सकता है कब, जब उसको एनर्जी उतना मिले, है ना बेटा। क्या कहेंगे, इट में एक्साइट टू हायर ऑर्बिट। अब लिखना है बेटा, एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, संभव है। एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल ओनली इफ द एनर्जी एक्वायर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जो एनर्जी एक्वायर की गई है बच्चा वो एग्जैक्टली इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ दैट stationary orbit and any other higher orbit। ठीक है बच्चा, ठीक है। जैसे कि देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि देख ले फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा कि इमेजिन कर कि इलेक्ट्रॉन पहले से कहां है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। ठीक है बेटा, तो बताओ सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए उसे कम से कम कितना चाहिए एनर्जी, लिखो बच्चा कोई। सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितना चाहिए, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बेटा, है ना। और थर्ड में जाने के लिए कितना चाहिए,
45 चाहिए। और फोर्थ में जाने के लिए कितना चाहिए? 49 चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा बेटा तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, ठीक है। अगर उसको 45 मिलेगा तो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। अगर उसको 49 मिलेगा तो फर्स्ट से फोर्थ में जाएगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर मान लो तुम कहते हो कि पहले दूसरे का अंतर है बेटा कितना, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको हम देंगे 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्जर्व नहीं करेगा बेटा वो। समझा बात? यस सर। ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है बेटा कितने का? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फर्स्ट और थर्ड में कितना डिफरेंस है बेटा? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। इसका मतलब अगर तुम इसको 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे बेटा तब भी ये नहीं लेगा, 35 दोगे तब भी ये नहीं लेगा, 40 दोगे तब भी ये नहीं लेगा, 41 दोगे तब भी ये लेगा। वो कब लेगा बोलो? जब एटम 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझे? समझे बेटा? समझना, इलेक्ट्रॉन एक जिद्दी प्रवृत्ति का पार्टिकल है ना। उसको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझे बेटा? तभी एक्साइटेशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। चलो बच्चे यहां तक नोट करो पहले तो, n इंटू n माइनस 1/2 तक नोट करो। सर एक्साइटेशन में फोटोन एमिट होंगे? एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन में बेटा एब्जॉर्ब होगा, इमिट नहीं। डी एक्साइटेशन में इमिट होगा, एक्साइटेशन में एब्जॉर्ब होगा। — 45 मिलेगा बेटा तो जाएगा थर्ड में। अब चलो इसको लिखो। ठीक। अब यहां देखो, फिर से कहोगे बेटा 1 1 ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, एक ट्रांजिशन होगा, है ना बेटा। किससे होगा? तो कहोगे एक फोटोन से होगा। मतलब एक ट्रांजिशन से एक ही फोटोन से एक ही होगा ट्रांजिशन। अगर वो करा पाया तो ठीक, नहीं करा पाया तो नहीं होगा। ठीक है बेटा। और क्या कहोगे? नो मल्टीपल ट्रांजिशन कैन अकर। नो मल्टीपल ट्रांजिशन कैन अकर। समझा बच्चा? मतलब ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि पहले से दूसरे में ले जाओ और दूसरे से तीसरे में ले जाओ। समझा? क्योंकि स्टेबल ऑर्बिट का मतलब क्या है? स्टेबल ऑर्बिट का मतलब क्या है बच्चा? बोलो। स्टेबल ऑर्बिट का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट, है ना। इसका मतलब बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो सेकंड में चला गया, सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो स्टेबल है कि नहीं है? बोल बच्चा, सेकेंड ऑर्बिट में स्टेबल है कि नहीं? है सर। चल देख ध्यान से। ये मान ले फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। समझा? अब बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले से है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट है। ये हमारा बेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक है। मैंने एनर्जी इसको दिया, तो एनर्जी दिया बेटा तो यहां पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो ये ग्राउंड स्टेट तो नहीं है ना बच्चा, ये एक्साइटेड स्टेट है ना। बोल। यस सर। और अगर ये एक्साइटेड स्टेट है तो क्या हमेशा रहेगा यहाँ पे? नो बोलो। ये अनस्टेबल ना होगा रे? यस होगा सर। ना। इसका मतलब अब ये किसी भी समय फोटोन इमिट करके वापस चला आ सकता है यहाँ पे। बोलो। यस सर। समझा बेटा? है कि नहीं? किसी भी समय एनर्जी इमिट करके वापस आ जाएगा अपनी जगह पे।
ठीक है, अब वो कब इमिट करेगा ये कुछ नहीं बोल सकते। बात समझे ना बेटा? ठीक है, Yes, sir. इसलिए अगर तुम कोशिश करते हो कि पहले यहां से यहां ले जाएं और फिर यहां से यहां ले जाएं तो ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अगली एनर्जी देने से पहले ही वापस लौट आएगा। समझे बेटा? लाइट से जब भी फोटोन गिरता है तो पहला फोटोन गिरता है और दूसरा फोटोन गिरता है। पहले और फोटोन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उससे कम इसका फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। बात समझ रहे हो? तो उसके पहले Yes, लौट sir. जाएगा फटक से उसके आने से पहले। बात समझ गए बात को? ठीक है, तो मल्टीपल एक्साइटेशन इसमें संभव नहीं होता। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखना, ऐसे याद रखना बेटा। ऑर्बिट जो है वो समझो ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया। ठीक है बेटा, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाना है ना बेटा, तो सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको अगर जाना है तो ग्राउंड से फर्स्ट जाएगा, या ग्राउंड से सेकंड जाएगा, या ग्राउंड से थर्ड जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन उतरने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे याद रखो इस चीज को। ठीक है, ओम बोलो बेटा, बाकी बच्चे नोट करो। सर शायद गलती से उठ गया, हाथ उठाया नहीं था मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुशल? सर पूछना था, जो इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते हैं या एक्साइट करते हैं, उनकी पाथ क्या होती है? उनकी पाथ क्या होती है? यस सर। ये बोलना चाह रहे हो क्या? Yes, ये बेटा तेरा अपना बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन ये तुम्हारा है, इसलिए क्योंकि बाद में तो बोर के मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है ना। ये भी कैसे बोले पाथ क्या है बताओ? यस हाँ। यस सर। नहीं किया। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है बेटा। ना सवाल तुम्हारा सही है लेकिन जवाब नहीं है मेरे पास। श्वेताश्व? हेलो सर। हाँ बोलो। सर इस वाले पॉइंट का तो मतलब यही है ना कि एग्जैक्टली उतना एनर्जी होना चाहिए ताकि वो एक ऑर्बिट में पहुंच बिल्कुल जाए। बिल्कुल, हाँ हाँ मतलब हाँ। उसके बीच की एनर्जी हुई तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, पाएगा। नहीं करेगा ऑब्जर्व। बिल्कुल सही मतलब बात। उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी सर ना। हाँ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी एनर्जी, कह सकते हो तुम। ठीक है सर, ठीक है। कुणाल? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मान लो हमने ज्यादा एनर्जी दे दी, जैसे उसको 45 एनर्जी चाहिए जाने के लिए, और हाँ। हमने 47 दे दी, तो वो ऐसा करेगा कि वो 45 पे जाके ऑर्बिट चेंज कर लेगा अपनी, और बाकी की जो 2 एनर्जी एक्स्ट्रा है वो वेस्ट हो जाएगी, या नहीं वो हो सकता ऐसा रिफ्लेक्ट बेटा, हो जाएगी? नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, है मतलब ना? 47 की देखो 47 ही वेस्ट होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो, चलो एक बात तुमसे पूछता हूँ, ठीक है बेटा, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा, है ना, कि किसी दीवार पे लाइट गिरे विजिबल रेंज में और रिफ्लेक्ट हो जाए इंफ्रारेड? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना। नो सर। ऐसा होगा तो क्या होगा? तुम किसी भी चीज को कैसे देखते हो? रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हो ना बेटा, बोलो। सर। हम दुनिया में किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या देखते हैं? रिफ्लेक्टेड देखते हैं ना बेटा। अगर बॉडी से रिफ्लेक्शन ना हो तो दिखेगा क्या हमको, बताओ? नो सर। नहीं ना बेटा। तो सोचो, मान लो अगर सरफेस पे लाइट गिरी विजिबल रेंज में और रिफ्लेक्ट हो रही इंफ्रारेड, तो क्या बॉडी दिखाई पड़ेगी तुमको? नो सर। तो इसका मतलब वो तो इनविजिबल ना हो जाएगा बेटा, बोलो। यस सर। हाँ, अब सोचो, विजिबल लाइट गिरी मतलब λ1 की गिरी वेवलेंथ की, और रिफ्लेक्ट हो गई इंफ्रारेड मतलब λ2 की हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर गई। बोलो, ये पॉसिबल नहीं है ना कभी भी। नो सर। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या हुआ बेटा? फोटोन की एनर्जी को चेंज कर देना, है ना। तो अगर ऐसा हो पाता कि 47 का गिर के 45 ऑब्जर्व होता और 2 इमिट होता, है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाली बात ना हो जाएगी बेटा? ये संभव तो नहीं है ना। नो सर। दिमाग में गई बात? यस सर। हाँ। और सर एक बार आप वो पोस्टुलेट 2 जो लिखा था वो भी एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या लिखा? पोस्टुलेट 2 में क्या लिखा है मैंने बेटा? कि बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल एक आता है कि किसी भी एटम में अगर ऑर्बिट की स्पेशल है, कहा गया ना बेटा, बोलो। यस सर। हर ऑर्बिट में रेडियस उसका साइज स्पेशल है ना।
यस सर। तो फिर उसका स्पीड भी होना चाहिए स्पेशल और रेडियस भी होना चाहिए स्पेशल, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम एम बी इंटू आर, ये भी तो होगा बेटा स्पेशल, बोलो। यस सर। तो अगर एम इंटू वी इंटू आर अगर एक स्पेसिफिक वैल्यूज है तो वैल्यू कितनी है? तो वही कहा बोर्ड ने कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है ना, और ये कितनी होती है? n इंटू एच बाई 2 पाई। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, नोट कर लिया बच्चों यहां तक? तो चलो बच्चा आगे देख। अब देखा जाए बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात करें। हाँ बच्चा करेंगे डिस्कस, थोड़ा सा वेट करो। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब बेटा हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे हाइड्रोजन, या फिर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या फिर लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या फिर बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अब मान लिया जाए बेटा हम कोई एक जनरल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है बेटा, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस Zd। बोलो बच्चा, ठीक है। और सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है बेटा ये चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। बोलो, ठीक है। तो अब देख बेटा इस इलेक्ट्रॉन का जो अभी रेडियस है ना, ये मैंने कह दिया Rn, ठीक। और इसकी जो स्पीड है ये मैंने कह दिया Vn, और ये ऑर्बिट कौन सा है? nth ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर nth ऑर्बिट है बेटा तो अभी इस पे फोर्स लग रहा होगा। बोलो, कहोगे बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? m Vn स्क्वायर बाई Rn, है ना। इस पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या कह देंगे? F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू m Vn स्क्वायर बाई Rn। बोलो बच्चा, ठीक है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी हो गई बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m Vn स्क्वायर बाई Rn इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से आयन कैंसिल कर दो, अब यहां से आयन कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या बच गया बेटा हमारा? ये बच गया m इंटू Vn स्क्वायर इंटू Rn इज इक्वल टू कितना हो गया? Z E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चा। अब मैं कहूं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल एंगुलर मोमेंटम L बराबर m इंटू Vn इंटू Rn, कितना बच्चा? ये हो जाएगा हमारा NH बाई 2 पाई, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। ये हो गया मेरा बेटा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अब बताओ इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम Vn और Rn निकाल सकते हैं ना बेटा? बोल, Vn एंड Rn निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज आती है बेटा ये आती है क्या? देखो, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। ये आता है Vn इक्वल टू होता है बेटा Z E स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया V नॉट Z बाई N, ठीक है बच्चा। और ये V नॉट Z बाई N में जो V नॉट हमारी वैल्यू है, ये V नॉट हमारा है 2.16 या 2.18 कहीं कहीं लिखा रहेगा, ठीक है, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसको कहा जाता है बच्चा बोर्स स्पीड, इसको कहा जाता है बोर्स स्पीड, ठीक है। मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की वो स्पीड जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में होती है जब Z इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, N इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, ठीक है बेटा। रेडियस जो आता है Rn, ठीक है बच्चा,
ये क्या होता है देखो, ये होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमारा आ जाएगा बेटा एटम का रेडियस। ठीक है, ये एटम के रेडियस में जो आर नॉट आया, दिस आर नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रम, मैंने कह दिया 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चा, इसको क्या कहा जाता है बच्चा, इसको कहा जाता है बोर्स रेडियस। जेड क्या है बच्चा, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। लिख लो फटाफट इसको। लिख ले बच्चा। जल्दी लिखो। आरएन है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इनथ ऑर्बिट। वीएन वाला इक्वेशन पढ़ दूं, वीएन वाला इक्वेशन जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच, ये एप्सिलॉन नॉट है, जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। हो गया बच्चा। अब देखो, अगर ये निकल गया बेटा स्पीड, ये निकल गया हमारा रेडियस, है ना, तो देख बच्चा स्पीड निकल गया, रेडियस निकल गया, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बेटा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, तो जाएगा के बराबर हाफ एम वी एन स्क्वायर, के एन ऑर्बिट में हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ एटम क्या आता है देखो, टोटल एनर्जी ऑफ एटम आएगा बच्चा ई एन इक्वल टू के एन प्लस यू एन। ठीक है बच्चा, और ई एन की वैल्यू कितनी आती है, तो ई एन की वैल्यू आती है बेटा जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चा, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वैल्यू हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक, इसको याद रखना है वैल्यू को, कि ये जो ई एन है बेटा,
ये एन हमारा कितना होगा, तो कहना केन के बराबर होगा नेगेटिव में, और ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, आधा के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा और काइनेटिक एनर्जी के बराबर इन मैग्नीट्यूड। ठीक, और जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, लिख लो इसको। अदिति, यस सर। अदर्स, बोलो बच्चा क्या था होमवर्क। डीपीपी डिस्कस करनी थी। डीपी करनी है डिस्कस। और सीट में क्या था बेटा होमवर्क, सीट में एसी कंप्लीट करना था। एसी कहां तक कर चुके थे, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सरसाइज 2 करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। इसी का एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 से, अच्छा पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 स्टार्ट करना है। ठीक, चलो इसी का सीट निकाला जाए। हटा रहा हूं इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। निकालो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। बोलो बेटा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 5, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 5, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 हो चुका है क्या, पार्ट 1 हो गया, ओके। चलो पार्ट 2 में आओ फिर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में फर्स्ट हो गया सबका, फर्स्ट पूछना है। देखो बेटा फर्स्ट में, देखो बेटा फर्स्ट में कहता है आरएमएस वैल्यू ऑफ, देख बच्चा कहता है आरएमएस वैल्यू ऑफ सॉ टूथ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू फ्रॉम वी नॉट से 0 से लेके 2t तक का, 0 से 2t तक का हमको निकालना है बेटा एवरेज वैल्यू। देखो बच्चा, हाँ बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ही है ये, देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ही है ना, उसी को कर रहे हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 देखो पहले, तो देख बच्चा 1 में हमारा सवाल कहता है बेटा, देख बेटा सवाल कहता है कि हमें इसका निकालना है, वो क्या, आरएमएस वैल्यू निकालना है 0 से 2 तक। तो देख बच्चा इसमें अगर 0 से 2t की बात करें, है ना, तो ये महसूस करो कि जो t का साइकिल है उसी का रेपिटेशन है, तो सिर्फ यहीं से यहीं तक की बात कर लें तो वो काफी होगा बेटा, है ना। तो देख बेटा आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, और स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर के एवरेज का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी टी टी, 0 से लेके t, 0 से लेके t। अब इसका इक्वेशन लिख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर mx प्लस सी, m हो गया बेटा पॉजिटिव, कितना स्लोप हो गया, तो कहोगे 2 i नॉट 2 v नॉट,
अच्छा वोल्टेज निकालना है बेटा, वोल्टेज निकालना है, इसको V कर लो। ठीक है बच्चा, तो हो जाएगा V इक्वल टू 2V0/T, 2V0/T इंटू स्मॉल t प्लस माइनस V0। अब इसको यहाँ पुट करो और सॉल्व करो। आगे बोलो, आगे बोलो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अरे यार क्या हो गया। एक मिनट रुको। चल देख बच्चा, कहता है एंड इंडक्टर एक्सएल बराबर 2 ओम, कैपेसिटर 8 ओम, रेजिस्टेंस भी 8 ओम is connected in series with an AC source. Voltage output of the AC source is given by V equal to V0 cos 100 pi t। ठीक है, तो कहता है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B is equal to x into 10 to the power minus volt when it is half of the voltage output from the source at that instant। चल देखते बच्चा, गिवन कंडीशन में बोलो बेटा रिएक्टेंस कितना कहोगे, रिएक्टेंस कितना कहेंगे। तो देखो बेटा, कैपेसिटर वाली वैल्यू बड़ी है, इंडक्टर वाली वैल्यू छोटी है, तो जाएगा XC माइनस XL। बोल बेटा, तो XC माइनस XL हो गया बच्चा 8 ओम। ठीक है, अब देखो, और इसका रेजिस्टेंस हमारा है बच्चा 8 ओम, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, ये बच्चा हमारा हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा बेटा 6 ओम, और रेजिस्टेंस हमारा है बच्चा 8 ओम, है ना। तो हमारा इम्पिडेंस क्या हो जाएगा बेटा, इम्पिडेंस हो जाएगा हमारा 10 ओम। बोलो, ठीक है, इम्पिडेंस हो जाएगा हमारा 10 ओम। ठीक है, तो देख बेटा, हमारा एसी सोर्स का वोल्टेज दिया है 10 cos 100 pi t। इससे क्या करोगे, इससे आई निकाल दोगे, आई नॉट पीक वैल्यू, तो क्या होगा V0/Z, V0/Z करोगे बेटा तो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम निकालें वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस ए बी का पीक वैल्यू, तो कितना हो जाएगा I0 इंटू एक्स। इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 8 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट। बोलो बच्चा, होगा, ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ठीक है बच्चा, ये एम्पियर होगा। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आया बेटा। ठीक है, तो अब देखो इसका बनाओ फेज डायग्राम। तो कैसे बनाओगे, कहोगे ऐसे अगर हमारा करंट है बच्चा, ऐसे हमारा करंट है ना, तो ऐसे है बेटा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ऐसे है बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, और ऐसे होगा बेटा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो VL और VC का रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा VC माइनस VL। तो देख बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ये हमारा हुआ बच्चा रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, अब देखो बेटा, इस वाले वैल्यू की अगर एंगल पूछूं मैं थीटा, तो क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो कहोगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा BR डिवाइडेड बाई VC माइनस VL। इसका मतलब R डिवाइडेड बाई XC माइनस XL। तो कितना हो जाएगा बच्चा, R हमारा है 8 और ये है 6, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 4/3। इसका मतलब
एंगल तुम्हारा आ गया 53 डिग्री। इसका मतलब तो ये हुआ कि देख बेटा, अगर रिजल्टेंट वोल्टेज इस क्वेश्चन में दिया है 10 cos 100 पाई टी, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी मुझे कहना होगा, तो क्या कहना होगा? तो इसका पीक वैल्यू कितना था? देखो 6 वोल्ट। तो कहेंगे 6 cos ऑफ, क्या कहोगे इस वाले से, रिजल्टेंट वोल्टेज से बेटा ए बी का वोल्टेज कितना फेस पीछे है? देखो थीटा एंगल पीछे है बेटा। इसका मतलब 100 पाई टी माइनस 53। बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है किसी एक इंस्टेंट पे जब ए बी का पोटेंशियल रिजल्टेंट पोटेंशियल का हाफ होगा, इसका मतलब 6 cos ऑफ 100 पाई टी माइनस ऑफ 53 इज इक्वल टू v/2 कितना हो गया बच्चा? 5 cos पाई टी 100 पाई टी। ठीक है बेटा, अब इससे t निकाल लो और t निकाल के इस वाले में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है आगे बोलो। आगे बोलो बेटा। तीन नंबर 6 नंबर देखो बच्चा, 3 नंबर में कहता है 2000 हर्ट्ज 20 वोल्ट सोर्स is connected to a resistance of 20 ohm inductance 0.125 by pi Henry। ठीक है बच्चा, देखो कहता है सवाल में कि रेजिस्टेंस हमारा है बेटा, रेजिस्टेंस हमारा है 20 ओम, है ना। फ्रीक्वेंसी हमारी है बच्चा 2000 हर्ट्ज, है ना। वोल्टेज हमारा आरएमएस ये है 20 वोल्ट। इंडक्टेंस हमारा है बच्चा 0.1, इंडक्टेंस हमारा है 0.125 बाई पाई। ठीक, हैड ए कैपेसिटेंस भी तुमको दिया है, ये है बेटा 500 बाई पाई नैनोफैराड। कैलकुलेट द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल गेट हीट बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, तो देखो सबसे पहले क्या कर बच्चा, एक्सएल निकाल, एक्सी निकालने के बाद एक्सी निकाल, है ना। फिर उसके बाद जेड निकाल, जेड कितना हो जाएगा, तो कहोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। बोल बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आई निकालो, आई आरएमएस क्या हो जाएगा, वी आरएमएस बाई जेड। ठीक है, अब इसके बाद निकालो कॉस फाई, पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड। ठीक, अब निकालो पावर, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस साई। जब पावर निकल गया, इसके बाद पावर इनटू टाइम क्या होता है बेटा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा हीट डेवलप, और हीट डेवलप इस्तेमाल करोगे तो बराबर क्या कर दोगे, डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू किसमें इस्तेमाल करना है, तो कहता है बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना है, किसको, जिसका कि हीट कैपेसिटी 100 है। इसका मतलब 100 इंटू 10। अब यहां से टाइम निकाल लो। ठीक है, अब चलो 4 नंबर में। 4 नंबर कहता है सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है बेटा रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। देख बेटा, इस सवाल में कहता है रेजोनेंस कंडीशन है, तो देख बेटा अगर रेजोनेंस कंडीशन है, इसका मतलब VL बराबर VC। इस क्वेश्चन में कितना लिखा है, इंडक्टेंस के जगह कितना लिखा है बेटा, 40 लिखा है ना। और VR क्वेश्चन में दिया है बेटा 60 वोल्ट, है ना। तो कहता है एट फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट लैक्स वोल्टेज ऑफ 45 डिग्री। कहता है 45 डिग्री लैग करने के लिए, 45 डिग्री लैग करने के लिए क्या दिया है, हाँ 45 डिग्री एट फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट लैग्स बाई 45 डिग्री इज इक्वल टू। कहता है बेटा अगर वोल्टेज 45 डिग्री लैग कर जाए, वोल्टेज अगर 45 डिग्री लैग कर जाए, है ना बेटा, ठीक, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना बेटा। तो अब देख बेटा अभी कितना फ्रीक्वेंसी है, अभी हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है सवाल में ओमेगा, अभी ओमेगा दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना बच्चा। अभी तुमको ओमेगा दिया है
4 into 10 पावर 6। कहता है किस फ्रीक्वेंसी से 45 डिग्री लैग कर जाएगा। तो देख बेटा अभी हम क्या कहेंगे, अभी देख बेटा अभी कहेंगे इस सवाल में अगर 45 लैग करना है, इसका मतलब करंट जो हमारा है बचा, है ना, करंट हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज से, इसका मतलब बेटा वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। बोलो बेटा, है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि VL डोमिनेट कर गया VC पे। बोल बेटा VL डोमिनेट कर गया VC पे, है ना। तो देखना बच्चा, इस कंडीशन में क्या कहोगे कि अगर 45 डिग्री कर रहा है बेटा, इसका मतलब x बराबर R हो गया बेटा, x बराबर R हो गया। और x हमारा कितना, तो कहेंगे XC माइनस XL, XC माइनस XL डैश कर लो, सॉरी XL माइनस XC, XL डैश कर लो डैश इक्वल टू R, है ना बेटा। XL डैश क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ओमेगा डैश L, है ना बेटा। और ये क्या कहोगे 1 बाई ओमेगा डैश इंटू C बराबर R। बोल बेटा ठीक है। अब देख ओमेगा डैश L कितना हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे देखो ये हमारा कितना था, ये हमारा कितना, यहाँ पहले हमारा कितना था बेटा, ओमेगा L था ना, पहले था बेटा हमारा ओमेगा L। तो अभी ओमेगा डैश L क्या बोलोगे, तो कहोगे देखो इस वाले में जो 40 वोल्ट था, है ना, ये 40 वोल्ट क्या था बेटा, तो इसको तुम कह सकते थे V अपॉन R करेंट, है ना बेटा, इनटू XL, है ना बेटा। इसका मतलब XL हमारा पहले कितना और XL हमारा कितना बच्चा, ये ओमेगा L। इसका मतलब ओमेगा डैश इनटू, अब यहां से पुट करो L का वैल्यू, तो क्या कहोगे बेटा 40 इंटू R बाई V इंटू ओमेगा पहले वाला माइनस ऑफ 1 बाई ओमेगा डैश, कितना बच्चा ओमेगा डैश तो निकालना है तुमको, इंटू C का वैल्यू पुट करो, तो इज इक्वल टू, इसी को ना बोल सकते हैं बेटा हम लोग V बाई R इंटू 1 बाई ओमेगा C। बोल बेटा V बाई R 1 बाई ओमेगा C, ठीक है बेटा। तो V बाई 1 बाई ओमेगा C में अगर तुमको यहाँ 1 बाई C पुट करना है, 1 बाई C पुट करना है ना, तो कितना हो जाएगा, या C पुट करना है तो हो जाएगा बेटा V बाई R ओमेगा और डिवाइड बाई 40। बोलो ठीक है, इज इक्वल टू R, है ना। अब देख बेटा ये भी R ऊपर जाएगा, ये भी R के ऊपर जाएगा, सब कैंसिल करो और ओमेगा डैश की वैल्यू निकालो, ठीक है। आगे पूछो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को बोल रहा था। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 6 में कहता है बेटा इन द फिगर सोन आइडियल अल्टरनेटिव AC है बेटा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहता है फाइंड हाफ ऑफ द टोटल एवरेज पावर का हाफ निकालना है। तो देख तो बेटा पहले ऊपर वाले की बात कर, तो ऊपर वाले में कितना बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बनेगा बेटा 3 माइनस 4J, है ना बेटा। और नीचे वाले में कैसा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बनेगा बेटा Z2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 प्लस 8J होगा बेटा, ठीक है। अब इन दोनों का निकालो Z कितना हो जाएगा बेटा, Z हो जाएगा Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2, है ना, पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये मान लो तेरा आ गया बेटा A प्लस JB, मान लो A प्लस JB आ गया, ठीक है। तो क्या कर दोगे बेटा, तो कर दोगे tan psi इक्वल टू A बाई B। बोलो ठीक है ना। और तुम्हारा Z का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, तो कर दोगे IRMS कितना हो जाएगा, VRMS बाई Z का मैग्नीट्यूड, तो पावर क्या हो जाएगा VRMS IRMS cos psi। बोल बेटा पावर निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पावर चाहिए इस पावर का आधा, ठीक। चलो बच्चा टाइम खत्म हो गया, तो चलो बच्चा आगे के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आगे के लिए होमवर्क
देख बेटा होमवर्क में क्या दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं तुम्हें मॉडर्न में, होमवर्क में मॉडर्न फिजिक्स 1 में सेक्शन ए और बी, ठीक है, और एसी कंप्लीट करना है, एसी कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चा। चल इतना ही बच्चा आज के लिए। हाँ एक्स्ट्रा क्लास के बताऊंगा मैं आज। चल बच्चा बाय। सर नोट्स के PDF भेज देना। ओके बच्चा।